जगतगमय. हे सृष्टीच्या विधात्या परमेश्वरा, मला असत्याकडून सत्याकडे ने, अंधाराकडून तेजाकडे ने, मृत्यूकडून अमृताकडे ने, अमरत्वाकडे ने. सर्वात्मका सर्वेश्वरा स्वीकारया अभिवादना. तिमिरा तुम्ही तेजाकडे, प्रभु आमुच्या ने जीवना, प्रभु आमुच्या ने जीवना, प्रभु आमुच्या ने जीवना. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्ते 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 नमो नमः. पंच्याण्णव्या वर्षाच्या ज्ञानसत्राचं उद्घाटन आत्ता ज्यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं ते आपले नाशिकचे आदरणीय महापौर अशोकभाऊ मुर्तडक, महापालिका आयुक्त डॉक्टर प्रवीणजी गेडाम साहेब, जे या ठिकाणी आज उद्घाटकीय पुष्प गुंफणार आहेत आणि ज्यांचे विचार आपण सर्वजण ऐकण्यासाठी उत्सुक आहोत, ते आदरणीय विनोदजी दुआ साहेब, पद्मावतीजी दुआ मॅडम, त्याचबरोबर नाशिकचे उपमहापौर गुरमीतजी बग्गा, स्थायी समितीचे सभापती सलीमजी शेख, सभागृह नेत्या सुरेखाताई भोसले, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे परिमंडल व्यवस्थापक प्रताप मोहंती साहेब, व्यासपीठावरचे व्याख्यानमालेचे सर्व पदाधिकारी, विविध समित्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते, उपस्थित आपण सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनी, शतक महोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या या व्याख्यानमालेच्या 95व्या ज्ञानसत्राच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. ही व्याख्यानमाला ज्यांच्या प्रयत्नाने सुरू झाली ते आमचे व्याख्यानमालेचे संस्थापक न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, रावसाहेब वझे इंजिनियर, नाह पाटील गुरुजी, पानसे गुरुजी, भक्तराज महाराज, या सर्व संस्थापकांना या 95व्या ज्ञानसत्राच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक आदरांजली अर्पण करतो. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की हे व्याख्यानमालेचं ज्ञानसत्र अखंडपणे सुरू आहे. त्याचं कारण आत्ता आपल्या सूत्रसंचालिका मानसीताई देशमुख यांनी सांगितलं की त्यातले 4 घटक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये देशविदेशातून, देशाच्या विविध भागातून या ठिकाणी आपले विचार मांडण्यासाठी येणारे मान्यवर वक्ते, त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण सर्व नाशिककर अतिशय उत्स्फूर्तपणे सर्व पुष्पांना उपस्थित राहतात. ते श्रोते, नाशिक महानगरपालिकेसारखी आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणारी संस्था, त्याचबरोबर आमचे सर्व देणगीदार, सर्वसामान्य नागरिक, ही जो अतिशय
मोलाची अशी मदत या व्याख्यानमालेला आपल्या आपल्या शक्तीप्रमाणे करत असतो आणि या सर्वांचा त्रिवेणी संगम साधणारे आमचे कार्यकर्ते अशा 4 खांबांवर या व्याख्यानमालेची वाटचाल अतिशय सुंदरपणे सुरू आहे. एक आमची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्यानंतर काही वर्तमानपत्रात छापून आलं की गेल्या वर्षीचं अनुदान वगैरे मिळालं नाही, परंतु मला सांगायला या ठिकाणी आनंद वाटतो की आमचे लोकप्रिय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम साहेब हे गेल्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे जाण्यापूर्वीच त्यांनी महापालिकेचं जे 3 लाख रुपयांचं अनुदान असतं ते मंजूर देखील केलं आहे आणि येत्या 2 ते 3 दिवसात मागच्या वर्षीचा आपल्याला चेक देखील मिळणार आहे. मी कोणाही नागरिकांचा गैरसमज होऊ नये यासाठी आवर्जून या गोष्टीचा या ठिकाणी उल्लेख करतो आणि या वर्षीचं देखील अनुदान आपल्याला महापालिकेकडून मिळणार आहे. त्याचबरोबर आम्ही यावर्षी ठरवलं आहे की आपल्या व्याख्यानमालेच्या ठेवी ज्या आहे त्या मार्च 2016 अखेर 26,91,000 रुपयांच्या होत्या. त्या आपल्याला विविध नागरिक दानशूरांच्या मदतीनं स्मृती व्याख्यान योजनेच्या माध्यमातून या मार्च 17 अखेर 50 लाख रुपयांच्या या ठेवी करावायच्या आहेत आणि त्यामागे उद्देश असा आहे की आपल्याला 5 वर्षांनी या संस्थेचा शताब्दी महोत्सव साजरा करायचा आहे आणि आपल्याला ज्या काही विविध मान्यवरांच्या नागरिकांच्या सूचना आल्या आहे की 100व्या वर्षामध्ये देशाच्या प्रत्येक भागातून समजा एखाद्या प्रांतामध्ये उत्कृष्ट खेळाडू असेल, एखाद्या प्रांतामध्ये उत्कृष्ट वैज्ञानिक असेल, अशा वेगवेगळ्या भागात जे जे काही वेगवेगळ्या क्षेत्रातले अत्यंत उत्तुंग व्यक्तिमत्व आहे 100व्या वर्षाच्या निमित्तानं ते आपल्या नाशिकमध्ये यावं आणि या व्याख्यानमालेच्या व्यासपीठावर त्यांनी आपल्याला सर्वांना संबोधित करून शताब्दीची जी काही आपली व्याख्यानमाला असेल ती अतिशय अविस्मरणीय अशी व्हावी अशी त्यामागची जी सूचना आलेली आहे ती सूचना यशस्वी होण्यासाठी शेवटी सगळं काही नाटक करता येतं, पैशाचं नाटक करता येत नाही. म्हणून आपण 5 वर्ष अगोदरच या गोष्टीचं नियोजन सुरू केलेलं आहे आणि शताब्दी महोत्सव देखील अतिशय उत्साहात आपण साजरा करणार आहोत. मी आपल्यामध्ये आणि वक्त्यांमध्ये फारसा जास्त वेळ घेऊ इच्छित नाही. आपल्या सर्वांचं त्याचबरोबर सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि ही व्याख्यानमालेची अखंड परंपरा अशीच आपल्या सर्वांच्या मदतीनं अखंडपणे सुरू राहील आणि दिवसेंदिवस त्याच्या कीर्तीमध्ये, यशामध्ये, मानामध्ये ही भर पडेल आणि व्याख्यानमालेची गुढी ही अधिकाधिक उंच अशी वाढतच जाईल असा विश्वास या ठिकाणी आपल्या सर्वांना देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. असं म्हणतात सारे धन्यवाद सर. त्याचप्रमाणे महापौर श्री धन्यवाद. महानगरपालिके थँक्यू. त्याचप्रमाणे बँक ऑफ महाराष्ट्र आपल्या नाशिकचे माननीय पोलीस आयुक्त माफ करा जगन्नाथन साहेब या
यानंतर वसंत व्याख्यानमालेचं आज 95. नाशिककर खरंच खूप भाग्यवान आहोत, कारण नाशिकचा जो सांस्कृतिक व कला क्षेत्रातला वारसा आहे तो कुठल्याही शहराला हेवा वाटावा असाच आहे. कुठलंही शहर जे असतं ते केवळ रस्ते, इमारती अशा भौतिक वस्तूंनी बनत नसतं. त्याला एक खूप त्याच्यामध्ये तिथे कल्चरल व्हायब्रन्सी किती आहे, तिचं सांस्कृतिक ठेवा किती आहे, त्याला खूप महत्त्व असतं. आणि मला वाटतं नाशिकची जर या बाबतीत कुठल्याही शहराशी तुलना करायची झाली तर आपला सांस्कृतिक ठेवा आणि आपली जी काही परंपरा आहे ती नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारची आहे. आणि त्या ठेव्यामध्ये आपलं हे 95वं वर्ष पाहणारं वसंत व्याख्यानमाला हे निश्चितच खूप वरच्या स्थानावर आहे. आणि अशा व्यासपीठावरून बोलताना त्यामुळे अर्थातच मला आनंद होत आहे. आपण आजच्या जगामध्ये लेक्चर्स, व्याख्यानं, वक्ते ह्या थोड्याशा पुसटशा होत चालणाऱ्या आणि काळाच्या पडद्यामागे जाणाऱ्या संकल्पना झालेल्या आहेत. आपल्याला खरं म्हणजे इंटरनेट आहे किंवा आता मोबाईलची नवीन टेक्नॉलॉजी आहे, ज्ञानाचा म्हणायला विस्फोट झालेला आहे. माहिती खूप आहे, डेटा खूप आहे, पण त्याच्यातलं नक्की ज्ञान कुठलं घ्यायचं तो एक प्रश्न पुन्हा उपस्थित राहतो. त्याच्यामुळे जे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले अनुभवी व्यक्ती आहेत त्यांचं जीवन आणि त्यांच्या जीवनातून त्यांना मिळालेला अनुभव याच्या माध्यमातून ते जे काही आपल्यासमोर बोलतात त्याला निश्चितच खूप महत्त्व आहे. आणि या व्याख्यानमालेमध्ये आपल्याला महिनाभर असे वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मान्यवर, मोठमोठ्या पदावर गेलेले, ज्यांनी आयुष्यात काहीतरी करून दाखवलेलं आहे, असे मान्यवर त्यांचा अनुभव आपल्याशी शेअर करतील आणि आपल्याशी संवाद साधतील. त्याच्यामुळे मला खरंच वाटतं की आपण खरंच खूप भाग्यवान आहोत. आणि अशा या व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनाच्या दिवशी देखील आपल्याला एक नामांकित व्यक्ती, आपल्याला आठवत असेल 90च्या दशकात मला आठवतं परख नावाची एक टी व्हीवरती अशी मालिका सदृश माहिती यायची, तेव्हापासून आम्ही म्हणजे आपण ओळखतोच आहे साहेबांना. इनफॅक्ट त्याच्या आधीपासनं ते या क्षेत्रात आहे आणि त्याची सुरुवात आज या निमित्ताने झालेली आहे. मी सर्व आयोजकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मनपातर्फे आणि माझ्यातर्फे व्यक्तिशः देखील या व्याख्यानमालेला शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. नमस्कार. उपाध्यक्ष जयप्रकाशजी जातेगावकर, चिटणीस आदरणीय सौ संगीता बापना, कार्यकारी मंडळातील सर्व पदाधिकारी, सदस्य, श्रोते, बंधू आणि भगिनींनो, नाशिकची ही व्याख्यानमाला या शहराची संस्कृती चळवळीतील मानबिंदू आहे. आणि हा 1 मे 95 वर्षापासून हा वैभवशाली दिवस श्रोत्यांच्या ऐकण्याने प्रभावित होतो. नाशिक वसंत व्याख्यानमालेमध्ये आदरणीय आचार्य आत्रे, वंदनीय कैलासवासी बाळासाहेब ठाकरे, लता मंगेशकरताई, अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींनी या वसंत व्याख्यानमालेमध्ये श्रोत्यांना आपल्या विचारांचा, आपल्या अनुभवाच्या शिदोरी इथे वाटलेली आहे. या नाशिककरांनी संपूर्ण महिनाभर श्रोत्यांनी याचा अनुभव घ्यावा आणि दरवर्षीच तुम्ही सर्वजण या व्याख्यानमालेच्या पूर्ण वैभवामध्ये भर पाडतात. तुमचं आणि वंदनीय विनोदजी दुवांचं, त्यांच्या सौ पद्मावती दुवांचं नाशिकमध्ये नाशिकचा महापौर म्हणून मनापासून सहर्ष स्वागत करतो. या दुवा साहेबांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये जास्त वेळ न राहता नाशिकची परंपरा जपणारी ही व्याख्यानमाला, तिच्यामध्ये सर्व काही प्रभावशाली व्यक्ती ज्यांनी महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतामध्ये आपल्या प्रभावाचा ठसा उमटवलेल्या अशा व्यक्तींचं आपण महिनाभर
त्यांच्या अमृतवाणीतनं त्यांचा अनुभव घेणार आहात आणि हे दरवर्षी तुम्ही सर्वजण घेतात. तुमचंही मनापासून स्वागत करतो, तुमचंही अभिनंदन करतो. याकरता या व्याख्यानमालेला जो वैभवशाली दिवस मानला जातो किंवा अभिनव उपक्रमामध्ये तुम्ही सर्वजण असतात म्हणून यामध्ये भर पडते. याच्यात जो काही आनंद मिळतो तो तुम्ही घेतात. नाशिकचा महापौर म्हणून वसंत व्याख्यानमालेला ज्या काही दरवर्षीच्या अडचणी असतात किंबहुना ज्या ज्याही गरजा असतात त्या नाशिक महानगरपालिकेचा महापौर म्हणून सातत्याने पुरविल अशी ग्वाही देतो आणि दुवा साहेबांमध्ये तुमच्यामध्ये जास्त वेळ न घेता माझ्या वाणीला विराम देतो. थांबतो. जय हिंद. जय. विनोदजी दुवा यांचा परिचय संस्थेच्या चिटणीस सौ संगीता बाफना यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करते. 95व्या ज्ञान यज्ञात आपलं सहर्ष स्वागत. आजचे पहिले पुष्प इंडियन मीडियामध्ये आज जगात आपण टीव्हीशी जोडलेले आहात. आपण एक उत्कृष्ट सूत्रसंचालक, राजकीय विश्लेषक, निवडणूक विश्लेषण, भारतीय टीव्हीचा चेहरा म्हणजेच विनोद दुवा. खरं तर यांच्या परिचयाची आपल्याला गरजच नाही. हंसराज कॉलेज दिल्ली येथून इंग्लिश टीशी जुळले गेले. विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी 2 नाटके लिहिलेले होते. सामाजिक प्रश्नावर प्रबोधन करणारी अनेक नाटक आपण लिहिले. आपण थिएटर इंडियाचे मेंबर आहात. 1974 मध्ये पहिल्यांदा युवा मंच हा हिंदी कार्यक्रम सादर केला. 1975 मध्ये युवा जन हा युवकांसाठी सॅटेलाइट इंटरनॅशनल टेलिव्हिजन एक्सपेरिमेंट हा कार्यक्रम रायपूर, मुझफ्फरनगर आणि जयपूर येथे सूत्रसंचालन आपण केले. त्याच वर्षी त्यांनी जवान तरंग या कार्यक्रमाचे पण सूत्रसंचालन केले. 1980 पर्यंत त्यांनी सर्व कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आपल्याकडे ठेवले. 1981 मध्ये रविवारी सकाळी फॅमिली मॅगझिन आपके लिए चे सूत्रसंचालक 1984 पर्यंत त्यांनी सादर केले. 1984 मध्ये त्यांच्या करिअरमध्ये टर्निंग पॉइंट आले आणि राजकीय विश्लेषक, इलेक्शन ॲनालिसिस म्हणून, को अँकर म्हणून दूरदर्शनवर सिफोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणय राय यांच्याबरोबर काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. 1984 पासून तर आजपर्यंत विविध चॅनलवर राजकीय विश्लेषण म्हणून कार्य करत आहे. 1985 मध्ये गाजलेला प्रोग्राम म्हणजे जनवाणी. कॉमन मॅन, सर्वसाधारण माणूस हा मंत्र्यांबरोबर प्रश्नोत्तरे करू शकतो. खरं भारतीय टेलिव्हिजनच्या इतिहासात हा कार्यक्रम अविस्मरणीय असा ठरला आहे. 1987 मध्ये आपण टीव्ही टुडे मध्ये रुजू झाले. इंडिया टुडे ग्रुपचे आपण चीफ प्रोड्युसर आहात. 1988 मध्ये आपण स्वतःची कंपनी स्थापन केली, द कम्युनिकेशन ग्रुप, टू प्रोड्यूस द अँकर प्रोग्राम, करंट अफेअर्स, बजेट अनालिसिस अँड डॉक्युमेंटरी फिल्म. 1992 मध्ये चक्रव्यूह हा झी टीव्हीचा प्रोग्राम आपण केला. 1992 ते 1986 दूरदर्शनवर आपण परखची निर्मिती केली. सध्या आपण न्यूजवर इंडियाचे चीफ एडिटर म्हणून कार्य करत आहात. त्यांचे लक्षात राहिलेले कार्यक्रम म्हणजे तस्वीर ए हिंद 1997 ते 98 ऑन DD3 वर, चुनाव चुनौती सोनी एंटरटेन, इलेक्शन एनालिसिस ऑन झी न्यूज, प्रतिदिन आणि पारख, सहारा टीव्ही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ऑन स्टार न्यूज, IBN 7 वर डेली न्यूज अँड इलेक्शन बजेट अँड एनालिसिस आपण करत आहात. त्यांना आतापर्यंत मिळालेले अवॉर्ड्स 1996 मध्ये द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट अवॉर्डेड बाय BD गोयंका अवॉर्ड. आपण आता टाळ्यांच्या गजरात त्यांचा सत्कार करूया. इन 2008 पद्मश्री म्हणून जर्नलिझम मध्ये नोबेल शो त्यांचे लक्षात राहणे म्हणजे खास नोंद करण्यासारखे.
विनोद दुआ के लिए प्रश्नकाळ आणि झायका इंडिया का ऑन NDTV इंडिया। विनोदजी, मला एक गोष्ट अजूनही आठवते, आपले ज्येष्ठ कायदे पंडित प्रश्नोत्तरामध्ये म्हणजे जेठमलानी प्रश्नोत्तराच्या काळात आपण त्यांना निरुत्तर केले, तेव्हा त्यांनी म्हटलं, तुम्ही जर जज असता किंवा वकील असतात तर मी केसेस जिंकलू शकलो नसतो। भारतीय टीव्हीचा इतिहास विनोद दुआ शिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही। आज आपण भारतीय होने का मतलब आपल्याशी ते संवाद साधणार आहे। धन्यवाद। आपल्या पुढे येतात आता श्री भरी पूरी परिपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, जी चुके भी हैं, जीते रहेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात होगी अगर मैं बताऊं कि भारतीय होने का मतलब क्या है। इसलिए जो मैंने अनुभव किया है मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया। बेनी साहब का पुराना स्नेह है। मैंने कहा मैं जो सीखा हूँ, जो समझा हूँ, पिछले 42 साल पूरा भारत घूम के, लोगों से मिल के, तरह तरह की बातचीत करके जो मुझे समझ में आया कि भारतीयता क्या है, जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मेरे अपने एहसास हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। बाकी मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा तजुर्बा है मेरे पास। भारतीय होने का मतलब समझने के लिए पहले तो भारत माँ को जानना जरूरी है। भारत माता कौन है? आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज वैसे मेरी स्वर्गीय माता जी की पुण्य जन्म तिथि है 83वीं, तो उनको स्मरण करते हुए ये मैं आपसे साझा करूंगा। कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, भारत माता ग्राम वासिनी। जो भारत माता है वो शहरों में नहीं बसती है, वो गांव में बसती है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। भारत माता जो ग्राम वासिनी है उसका आंचल मटमैला है, धूल भरा है, वो खेतों में फैला है। भारत माता ऐसी है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गंगा जमुना है अश्रु जल, गंगा जमुना है अश्रु जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। हमारी भारत माता शहरों में नहीं बसती है। मैं पहली दफ़े नासिक आया था सन 1988 में। बीच में एक दो दफ़े आने का मौका मिला, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, चाहे इंदौर हो, जयपुर हो, भोपाल हो, हैदराबाद हो, हमारे सारे शहर वो भारत माता का घर नहीं है। वहाँ भारतीयता भी नहीं बसती है। अगर वहाँ कूड़ा कचरा हो, स्वच्छ भारत के बावजूद, पार्किंग को लेकर झगड़े हों, सड़कों पर रोड रेज हो, गुस्सा निकले, तो ये भारतीयता बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में भारतीयता क्या है? भारत माता गांव में बसती है, भारतीयता क्या है? हम बचपन से एक गीत गाते आ रहे हैं सर मोहम्मद इकबाल का, अल्लामा इकबाल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उसमें कुछ लाइनें हैं जो हम नहीं गाते हैं, पढ़ने वालों को मालूम है, छपी हुई हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं। वो लाइनें हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, हमारी सभ्यता में, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी भारतीयता वाघा बॉर्डर से शुरू नहीं होती, मेरी भारतीयता बांग्लादेश के बॉर्डर पर ख़त्म नहीं होती, मेरी भारतीयता उत्तर भारत में चीन से शुरू होकर और नीचे श्रीलंका पर ख़त्म नहीं होती। मेरी भारतीयता शुरू होती है जो आज बलूचिस्तान है, कल पाकिस्तान, आज बलूचिस्तान है पाकिस्तान का हिस्सा, वो कल भारत था। आज जो बर्मा है, म्यांमार है, बर्मा के रूप में, ब्रह्मदेश के रूप में, वो भी भारत का हिस्सा था। मेरी भारतीयता वहाँ से शुरू होती है। मेरा पूरा परिवार डेरा इस्माइल खान से आया पार्टीशन के बाद।
मैं आज भी वही खाना खाता हूँ, वही पहनावा पहनता हूँ, वही ज़ुबान बोलता हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि मेरी भारतीयता सिर्फ अमृतसर से शुरू होती है या वाघा बॉर्डर से शुरू होती है? भारतीयता सिर्फ जीवन शैली नहीं है, भारतीयता सिर्फ धर्म नहीं है, भारतीयता सिर्फ आपकी जाति नहीं है, भारतीयता एक चेतना है। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ नहीं हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी भारतीयता, उनकी पहचान, उनकी चेतना की जड़ें इसी भूमि में हैं। मैं आपको बताता हूँ, एथनिसिटी नाम का लफ्ज़ अंग्रेजी में जो पहचान से जुड़ा हुआ है वो चेतना है। मतलब मुझे भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू साबित करने की ज़रूरत नहीं है या मुसलमान साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक पहचान भी नहीं थोपने अपने आप पर। मैं भारतीय हूँ, यही मेरी चेतना है। मेरा भारत वहाँ से शुरू होता है, अफगानिस्तान बॉर्डर से, वहाँ जाकर ख़त्म होता है जहाँ बर्मा का बॉर्डर ख़त्म हो। ये मेरी भारतीयता है और मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे में भारतीयता एक इंडियन जो एंटिटी है वो एक छाता बन जाती है, या यूं कहें भारत माँ का आंचल बन जाता है, जिस आंचल के तरह मैं अपनी कोई भी पहचान लेकर जीवित रह सकता हूँ। मैं भारतीय हिंदू हो सकता हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हो सकता हूँ, मैं भारतीय सिख, भारतीय ईसाई, भारतीय ब्राह्मण, भारतीय क्षत्रिय हो सकता हूँ, भारतीय बिहारी हो सकता हूँ, भारतीय तमिल हो सकता हूँ, भारतीय मराठी हो सकता हूँ, भारतीय उड़िया हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। लेकिन ये सब संभव है अगर मैं पहले भारत को, भारत माता को, भारत माता के आंचल को स्वीकार करूँ। तभी संभव है कि मैं एक आंचल के तले अपनी मैं 4 पहचान भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अलामतों की। अलामत उर्दू का लफ्ज़ है, अलामत का मतलब है पहचान। मुझे याद आ रही है भीष्म सानी साहब की एक कहानी, उपन्यास उनका तमस नाम का। उसमें वो जिक्र करते हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो जो पंजाब उस तरफ है, जिसे आप पाकिस्तान कहते हैं, महज 70 साल पुराना, वहाँ सरदार इकबाल सिंह वहाँ के मुसलमानों के हाथ में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने धर्म के नाम पर अपना मुल्क बनाया है, तुम दीन कबूल करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब इकबाल सिंह के सामने कोई चारा नहीं था और शाम होते होते इकबाल सिंह की अलामतें बदलती गईं, पहचान चिन्ह जो होते हैं वो बदलते गए। लंबी दाढ़ी छोटी हो गई, लंबे केश छोटे हो गए, पोशाक थोड़ी सी बदल गई और शाम होते होते इकबाल सिंह इकबाल मोहम्मद बन गए। लेकिन क्या वो वाकई इकबाल मोहम्मद बन गए? वो इंसान तो वही रहा जो है ना, उनके एहसास वही रहे, उनके तजुर्बात वही रहे, जो उन्होंने उस वक्त तक महसूस किया था, अनुभव किया था, वो भी वही रहा। आने वाले साल कितने बदले होंगे मैं नहीं जानता। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अलामत बदल देने से, पहचान बदल देने से कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ज़रूरी नहीं कि मैं तिलक लगाऊं, ज़रूरी नहीं कि मैं भगवा वस्त्र धारण करूं, तभी मैं हिंदू कहलाऊंगा। मैं हिंदू भी हूं, मैं सेक्युलर भी हूं और बहुत बहुत घनघोर सेक्युलर हूं मैं। और मुझे बहुत इस बात का गर्व है कि मेरी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जिसने मुझे भारतीयता सिखाई। सिर्फ एक संकीर्ण सोच वाला, एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष या एक प्रदेश विशेष का नागरिक नहीं बनाया। भारतीय होने का ये मतलब भी है कि आपका जो पूरा क्षेत्र है, आपका जो पूरा सोच का विस्तार है वो खुल जाता है। वो आपको सीमित नहीं करता है, वो आपको महदूद नहीं करता है किसी एक पहचान में, किसी एक का, चाहे वो पहचान जैसे मैंने पहले कहा धर्म की हो, जाति की हो, प्रदेश की हो, कोई भी हो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा भारतीय होना मेरे डेरा इस्माइल खान के अनुभव से बनता है। मेरा वजूद, मेरी हस्ती वो डेरा इस्माइल खान से है। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो दिल्ली में पैदा हुआ। मैं जानकर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि मुझे भारतीय होने का मतलब क्या समझ में आया है। मैं पहली पीढ़ी जो दिल्ली में पैदा हुआ, उससे पहले मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे दादा दादी, नाना नानी, सारे पुरखे अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक दरिया सिंध के उस पार डेरा इस्माइल खान नाम के छोटे से शहर से हैं। तो मैं कैसे भूल जाऊं उसको। मैं अभी लाहौर गया, कुछ लोगों ने कहा अरे तुम तो पाकिस्तानी हो। मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ। लाहौर पे मेरा उतना ही हक है जितना किसी और का।
डेरा इस्माइल खान पे मेरा उतना ही हक है जितना किसी और का। आखिरकार सरहदें हर 50 साल में बदलती हैं, सिर्फ सरहद से पहचान नहीं बनाई जा सकती। आखिरकार जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, आज हम बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान था, सन 71 में वो बांग्लादेश हो गया, जिससे साबित हुआ कि धर्म एक नया देश बनाने का आधार नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जाति एक नया देश या प्रदेश बनाने का आधार नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह ये कहना कि क्योंकि हम ज़्यादा हैं, बाहुल्यवाद वो किसी पर एक जीवन शैली थोपने का आधार नहीं हो सकता। थोपना ही अपने आप में गलत है। एक साहब हुआ करते थे रईस अमरोहवी। अमरोहा उत्तर प्रदेश में एक शहर है। तो जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, वो कराची चले गए। लेकिन जैसे हमारी जड़ें, हमारी पहचान दिल्ली बन गई है, भारत का ये वाला हिस्सा जो आज भारत कहलाता है बिना पाकिस्तान के, वो बन गया है, उनका नहीं बन पाया। हम लोग यहाँ आकर बस गए, वो नहीं बस पाए वहाँ पर। उनकी आत्मा, उनका दिल अमरोहा में ही रहा। रईस अमरोही, उन्होंने एक कविता लिखी, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सुने। कल्पना कीजिए कि वो दर्द उनका क्या रहा होगा जो अपनी सरजमीन छोड़कर, सदियों से उनके पुरखे वहाँ पर थे, अपनी सरजमीन छोड़कर उनको वहाँ जाना पड़ा, कराची नाम की जगह पर, क्योंकि पाकिस्तान बन गया था धर्म के आधार पर। तो अमरोही साहब कहते हैं, ए वादिये हिमालय सदा सलाम तुझ पर, ए वादिये हिमालय सदा सलाम तुझ पर, ए गंगा सलाम तुझ पर, जमुना सलाम तुझ पर, जज्बात ख़ास ले जा, एहसास आम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। अब ये उनका देखिए, उनके दिल का कितना दर्द है, उनकी अटैचमेंट देखिए आप। ए हिंद की बहारो तुमको सलाम पहुँचे, बिछड़े हुए नज़ारो तुमको सलाम पहुँचे, भारत के चांद तारो तुमको सलाम पहुँचे, ये नामचे मोहब्बत यारों के नाम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। जब से बिछड़ गए हैं उस खुल्द रंगो बू से, खुल्द स्वर्ग को बोलते हैं, जब से बिछड़ गए हैं उस खुल्द रंगो बू से, महरूम हो गए हैं दिल शौक व आरजू से, बाज आएंगे मुसाफिर के ज़ौक़ जुस्तजू से, अब तक वही है रिश्ते दिल्ली से लखनऊ से, अब तक वही है रिश्ते दिल्ली से लखनऊ से, है हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। मेरा सलाम उल्फत यारों से जाके कहना, फूलों से जाके कहना, खारों से जाके कहना, हाले वफा वफा के मारों से जाकर कहना, रहते वहाँ हैं वफा यहाँ है। ये दर्द समझिए ज़रा। अब भारतीय होने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक भारतीय वहाँ कराची में है, लेकिन उसका सिर्फ जिस्म वहाँ पर है, जड़ें, रूह, एहसास सब कुछ इस तरफ है। यारों के दिल की बातें यारों से जाके कहना, इत्तेहाद ज़िंदगी के सच्चे पैगाम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। क्या हम भुला सकेंगे अजदाद के वतन को? क्या हम अपने पुरखों के देश को, वतन को भुला पाएंगे? बिखरी हुई फिजा को, बिखरे हुए चमन को, गंगा की दिलकशी को, जमुना के बांकपन को, अजदाद के वतन तक इतना पैगाम ले जा, ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा। ये लिखते हैं जनाब अमरोही साहब, जो कराची में थे, अमरोहा से गए। यहाँ से क्या लिखा गया? जो वहाँ से आए, यहाँ से क्या लिखा गया? यहाँ से लिखा गया, तुम आओ गुलशनो लाहौर से चमन बरदोश। आप लाहौर से आइए, वहाँ के जो उद्यान है, वहाँ के बाग है, आप वहाँ से आइए। तुम आओ गुलशनो लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, उसके बाद ये पूछे कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। ये भी एक कहा गया है। तो जो एक पहचान होती है वो सिर्फ धर्म से या जाति से या प्रदेश से नहीं होती है, एक जीवन शैली होती है, एक चेतना होती है, कल्चरल कंटिन्यूम होता है। कल्चरल कंटिन्यूम, सांस्कृतिक पहचान के दो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। यार्डेज माने बिना सिला कपड़ा। हमारे यहाँ बिना सिला कपड़ा दक्षिण भारत में वेष्टी कहलाता है, कुछ इलाकों में लुंगी कहलाता है, ऊपर पंजाब की तरफ जाए लाचा कहलाता है, तहमद कहलाता है, अनस्टिच क्लॉथ धोती कहलाता है महिलाओं के लिए। दूसरा उदाहरण है हल्दी।
आपको हल्दी हर खाने में मिलेगी, चाहे वो दक्षिण भारत का खाना हो, चाहे वो कश्मीर का खाना हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का खाना हो, चाहे वो इस्लामाबाद से आगे निकल जाएं, आप अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगी। अब ये पहनावा, भोजन, भाषा, मौसम, ये सब हमारी पहचान के हिस्से हैं जो हमें भारतीय बनाते हैं। भारतीय होने का मतलब एक हमें ये भी समझ में आता है। अदम गोंडवी साहब की मैं एक कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अदम गोंडवी साहब कहते हैं, सच्चे भारतीय एक, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण है, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खान। हैं कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खान। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये कहना था जनाब अदम गोंडवी साहब का। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, ये तमिल हैं, तमिलनाडु से हैं, अय्यर हैं, अय्यर ब्राह्मण होते हैं। ये तालीम से मेडिकल डॉक्टर हैं, ठीक है। इनके पड़ोसी बंगाली थे। अब पड़ोसी बंगाली, खुद तमिल, मैं कहाँ से आया, मेरा परिवार डेरा इस्माइल खान जो अफगानिस्तान के नज़दीक है। मराठी नाट्य संगीत से मेरा क्या मतलब हो सकता था, लेकिन मैंने घेई छंद मकरंद सुना, पंडित वसंतराव देशपांडे, आशाताई खाडिलकर को सुना, श्री प्रभाकर कारेकर को सुना, पंडित रामदास कामत को सुना, और फिर सुना मैंने बकुल पंडित को। विवाह के बाद उनका नाम हो गया अलकनंदा वाडेकर, लेकिन बकुल पंडित। हम दोनों की जो बेटी पैदा हुई, पहला बच्चा हुआ, बेटी हमारी, तो ये तमिल जो बांग्ला बोलती हैं, और मैं पख्तून जो जिनके पुरखे कन्वर्ट नहीं किए थे इस्लाम में, जो सराइकी बोलता है, पश्तो का जानकार है थोड़ा बहुत, जिसकी परवरिश दिल्ली में हुई है। हमारी बेटी का नाम हमने बकुल रखा। क्यों? मराठी नाट्य संगीत पसंद है। हमारे लिए भारतीय होने का मतलब यही है। एक बात, ऐसे में आप कल्पना करिए कि सन 47 में या उससे पहले 400 या 450 के करीब राजे रजवाड़े थे, रियासतें थीं, नवाब थे, राजा थे, महाराजा थे। उनको वो देख नहीं पाए 20-30 साल पहले भी कि एक नया आइडिया सामने आ रहा है, राष्ट्र का एक नया विचार सामने उभर कर आ रहा है, जो बहुत जल्दी इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को अपने अंदर समा लेगा। सिर्फ कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीन की तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन वो भी काबू में आ गई थी और एक राष्ट्र उभरा, भारत। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भारत का जो उद्भव है वो राजा भरत से है। नहीं, हमारी रिसर्च कुछ और कहती है। संस्कृत में भा का मतलब है महानता, और रत का मतलब है जो महानता में रत हो, वो भारत होता है। तो भारत शुरू से ही महानता में रत रहा है। शहरों की जो गंदगी है, शहरों का जो एक सा लुक कह लीजिए, पहचान कह लीजिए, वो भारत नहीं है। आज भी भारत गांव में बसता है, आज भी भारत शरीफ लोगों का भारत है, आज भी भारत संस्कारनिष्ठ समाज का भारत है, आज भी भारत उम्मीद में जीता है। बाकी वक्ती बातें हैं, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। कब लूट झपट से हस्ती की दुकानें खाली होती हैं। कोई अपनी चवन्नी की चोरी करके ले गया, कोई अपनी अठन्नी ले गया, कोई 9000 करोड़ ले गया, ले जाओ। बहुत है इस देश में, भारत में बहुत है। तुम्हारी तो एक ही ज़िंदगी थी। हमारे एक दोस्त हैं जो अक्सर उदाहरण देते हैं कि लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे,
चर्च जाते हैं अपने अपने भगवान से रूबरू होने के लिए, या धन्यवाद देने के लिए, या कुछ मांगने के लिए, या कुछ शिकायत करने के लिए, या सिर्फ दर्शन के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते हैं, देखते हैं कि दाएं बाएं कोई नहीं देख रहा, चलिए इसका जूता चुरा लिया। सत्ता में आना भगवान से रूबरू होने के बराबर है। आपको भगवान ने, आपको कुदरत ने मौका दिया है कि दरिद्र नारायण भारत की जनता जो सदियों से ऐसी है उसकी सेवा कर सकें, उसका जीवन बेहतर बना सकें। लेकिन आप वही अपनी चवन्नी अठन्नी उठा के आप कुछ टेंडर, हाँ कुछ ठेके, बस ये लेकर ही आप खुश हो गए और फिर आपने मतलब बैंकों से लोन ले लिया, वापस नहीं किया, यही जूता चोरी करके खुश हो गए। मौका था भगवान से रूबरू होने का, आप जूते चुरा कर आ गए। तो ये भारतीयता नहीं है। मेरी सोच कहती है, मेरी समझ कहती है, भारतीयता में जो अमरोही साहब है जिन्होंने कहा ए हिंद जाने वाले मेरा सलाम ले जा, वो भारतीय पाकिस्तानी थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बांग्लादेश में हैं, उनके नाम आज तक उस जुबान में हैं, बंगाली में है, जो उनकी माँ बोली है, मदर टंग है, जिनकी रूह यहाँ से मिलती है, यहाँ मिलती है, वो भारतीय बांग्लादेशी है। मैं भारतीय सेक्युलर हूँ, भारतीय हिंदू हूँ, भारतीय दिल्ली वाला हूँ, भारतीय डेरा इस्माइल खान वाला हूँ। मेरी पत्नी भारतीय तमिल हैं, मेरे बच्चे सिर्फ भारतीय हैं, आधे तमिल हैं, आधे डेरा इस्माइल खान वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीयता एक खिचड़ी है, भारतीयता एक चमन है, भारतीयता एक बाग है जहाँ तरह तरह के फूल होते हैं। इसलिए सिर्फ एक किस्म का फूल नहीं होना चाहिए कि जो हिंदू हैं सब तिलक लगाएंगे, भगवान का वस्त्र धारण करेंगे, एक से दिखेंगे, एक सा खाएंगे, एक सा सोचेंगे, ना, वो भारतीयता नहीं है। जो मुसलमान हैं वो स्कल कैप पहनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, सफ़ेद पोशाक पहनेंगे, चाहे शलवार कमीज़ हो, कुर्ता पजामा हो, ना, वो भी भारतीयता नहीं है। जब ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारा पंजाब बहुत आना जाना होता था, और ख़ासकर उत्तर भारत तो वैसे भी, मैं बात कर रहा था कल रात हम बेनी साहब और हम बैठे हुए थे कि उत्तर भारत में खामखा की आक्रामकता, एग्रेशन बहुत है। वहाँ हर कोई, खासकर दिल्ली में हर चौथा आदमी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को जेब में रख के घूमता है। दिल्ली स्वर्ग है जहाँ देवता भरे हुए हैं। 550 या 600 के करीब तो MP हैं, फिर वहाँ के MLA हैं, फिर वहाँ की पूरी ब्यूरोक्रेसी है। तो हर चौथा आदमी VIP है वहाँ पर। सड़क पर अगर गाड़ियों के चालान भी हो रहे हैं तो कम से कम 6 लोग टेलीफोन लेकर बात कर रहे होंगे किसी अपनी कांटेक्ट से, या पुलिस वाले को बता रहे होंगे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये भारतीयता का चेहरा नहीं है, ये विसंगति है। जिस प्रकार कचरा विसंगति है, जिस प्रकार प्रदूषण विसंगति है, जिस प्रकार साफ पानी न मिलना विसंगति है, हमें यकीन है गोदावरी में एकदम रवानगी से पानी बहेगा, सिर्फ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ जमुना नदी मेरी घर के छत से दिखती है। बचपन में हम नहाने जाते थे, BA MA के दौरान हम किश्ती लेकर, किताबें लेकर, खाना पैक करवा कर हम जमुना के उस पार जाते थे। एकदम बहती हुई जमुना होती थी, साफ सुथरा पानी होता था। आज वो गंदे नाले के समान है, लेकिन ठीक है, ये भी दौर है, ये भी बीत जाएगा। क्यों? समय जो होता है ना, उसकी हदें लोग ही छोटी करते हैं और विचार बड़ी करते हैं। भारतीयता एक ऐसा विचार है, एक ऐसी चेतना है जो सदियों से जिंदा है, हजारों सालों से जिंदा है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी हुई, यहाँ पर वैदिक सभ्यता भी पनपी, यहाँ पर इंडो गैंजेटिक जो पूरा प्लेन है वो सभ्यता भी पनपी। हमारे लोग आए, लोग गए, राजे रजवाड़े आए। मैंने अपने ही जीवन काल में 42वां साल है मेरा टेलीविज़न पर, मेरी उम्र 62 साल पार कर चुका हूँ। मैं अपने ही जीवन में मैंने देखा है कि लोग किस तरह से थर थर कांपते थे गांधी से, लोग किस तरह से, मतलब मोरारजी देसाई, उनका दौर भी